अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। जनाब, मुल्क में सियासी बहरान गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो एक जंग है, वो अब सिर्फ एक यानी हुकूमत के साथ, एग्जेक्टिव के साथ नहीं है, बल्कि उनके इंटरनली ये जो लड़ाई है वो गहरी होती चली जा रही है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जो आज इजाफी तहरीरी नोट आज जारी किया गया है, उसमें एक नई कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी कर दी है। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो 3-4 का फैसला था। वो ये कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी जजमेंट थी और असल गड़बड़ तब शुरू हुई जब 63(1)(f) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंटरप्रटेशन दी। वो कह रहे हैं खराबी वहाँ से शुरू हुई थी। आज जो बहरान है वो उसी की वजह से है। बड़ी तफसीली बात की है अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो पंजाब असम्बली छोड़ी वो एक सियासी हिकमत अमली के तहत छोड़ी थी और अदलिया को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, किसी के सियासी एजेंडे को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अज खुद नोटिस के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो जजेस की राय थी, पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी के मौक़िफ़ के साथ वो खड़े हैं, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। और ये भी उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच अगर बना दिया जाता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो ये एक बेहतर सोल्यूशन था इस सारे मामले से निकलने का। ताहम उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पे, पार्लियामेंट के हवाले से मामलात के ऊपर जब आप समाअत करेंगे, नोटिस लेंगे, तो आप पार्लियामेंट की पावर को आप कम करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस सारे मामले पे नाज़रीन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि PMLN को मौका मिल गया। चूँकि वो पहले कह रहे थे इलेक्शन उन्होंने करवाना नहीं है, इलेक्शन में वो जाना नहीं चाह रहे, तो वो ये कह रहे थे जी कि हमने तो इस फैसले को मानना ही नहीं है, ये 4-3 का फैसला है। तो उन्हीं के मौक़िफ़ को आज ज़रा तक़वियत दी है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। तो आज अगर मैं कहूँ लीगली, नून लीग का थोड़ा सा लीगली से भी ज़्यादा उनका पॉलिटिकली ज़रा पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ है। लीगली तो इन द फील्ड फैसला वही प्रिवेल करता है जो कि फाइनल बेंच ने, यानी 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था। लीगल पोजीशन तो यही है। अब गवर्नमेंट ने उसमें से एक अपने लिए जवाब तलाश कर लिया है फैसले पे अमल दरामद ना करने का, कि ये जी 4-3 का फैसला, ये ऐसी बहस है जो सिमट ही नहीं सकती, निमट ही नहीं सकती। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सॉरी फुल कोर्ट बेंच जो है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद है 15, जिनमें से 8 जज हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की साइड पर खड़े हैं, यानी जिन्हें प्रो इमरान खान समझा जाता है। अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए लेकिन है, हकीकत है, ये पाकिस्तान के अंदर बयान हो रही है, आजकल बात हो रही है बहुत ज़्यादा। 7 जज जो हैं वो बंदयाल साहब के एंटी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो ये 8-7 की इक्वेशन है। चूँकि जो 6 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला उड़ाया था, 6 वो हो गए और 7वें चीफ जस्टिस साहब खुद हो गए। और 8वें एक और जज हैं जिनको शामिल बेंच में नहीं किया गया था, वो भी बहुत ऑब्वियस हैं, जैसे शाहिद करीम साहब, वो भी इसी साइड पर खड़े। तो जनाब, ये जो 8 इस वक्त खड़े हैं चीफ जस्टिस के साथ, और 7 खड़े हैं उनके एंटी ग्रुप के अंदर, उनके ऑपोजिट ग्रुप के अंदर। आज चीफ जस्टिस के खिलाफ आ गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी आ गया है। और ये मैंने आपको परसों बात की थी कि ये रेफरेंस, बल्कि कल मैंने बात की थी कि रेफरेंस अगर आता है, अब यानी अब लड़ाई इस नहज पे पहुंच चुकी है कि देखा यह जा रहा है कि जो PTI वाली साइड है वो प्लान कर रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उधर से जो गवर्नमेंट की साइड है वो ये प्लान कर रही है कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस मूव करे। और इक्वेशन मैंने आपको कल बता दी थी कि अगर जो पहले रेफरेंस मूव करेगा वो यहाँ पे उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी पोजीशन मिल सकती है उससे, यानी कि वो ज़्यादा तगड़ी पोजीशन में आ सकता है। चूँकि चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर मूव होता है, चीफ जस्टिस अगर निकलते हैं, चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, 2 नीचे हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। हाई कोर्ट के तो सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं सीनियरिटी के अतबार से। और सुप्रीम कोर्ट में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बनते हैं। जब चीफ जस्टिस के खिलाफ आ जाता है अगर रेफरेंस, तो उसके बाद फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ इक्वेशन जो है वो क्लियरली जस्टिस बंदयाल साहब के खिलाफ जाती है। अगर इस रेफरेंस के ऊपर अगर बनता है 5 रुकनी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको अगर सुनती है, तो चीफ जस्टिस साहब उसमें से निकल जाएंगे खुद जब उनके खिलाफ आएगी। ये रूल्स के अंदर लिखा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, कि जब काउंसिल के किसी रुकन के खिलाफ रेफरेंस आ जाए तो उसके बाद सीनियरिटी में जो नीचे जा जाता है वो उस केस के अंदर काउंसिल का हिस्सा बन जाता है। तो उनके खिलाफ इक्वेशन चली जाती है।
तो पहले अगर पीटीआई मूव कर देती है जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ, अगर रेफरेंस मूव कर देती है तो उससे चीफ जस्टिस साहब ने सुनना है, तो एजाजुल हसन साहब की क्वेश्चन वहाँ पे वीक हो जाती है। एजाजुल हसन साहब के सॉरी उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भट्टी साहब अगर शामिल होते हैं तो ये 3-2 का फैसला करके उड़ाया जा सकता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को। तो आज जो रेफरेंस आया बेसिकली ये इस्लामाबाद के बारगांव के एक वकील की तरफ से रेफरेंस मूव किया गया है, और यकीनी तौर पर इस रेफरेंस के पीछे PMLN है, जो गवर्नमेंट है वो इस रेफरेंस के पीछे है। आज ही इनकी जो हैपनिंग्स इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें हो रही हैं कि 7-8 दिन के अंदर लग रहा है कि बहुत खुल के चीज़ें, बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इस अज़्म का इरादा किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा पूरी कौम की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, और इसे अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ज़ाहिर है जो हुकूमत ने एक प्ली ली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि जी मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे चाहिए। अब जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो उसके 2 बहाने, 2 जवाब पेश किए जाएंगे। एक तो मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तो सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। नंबर 2, जो पैसे थे हमारे पास वो हमने इस दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमने लगा दिए, हमारा वहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है, तो फिल वक्त हम इंतखाबात के अंदर नहीं जा सकते। 21 अरब रुपये हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, 21 अरब रुपये हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के इनेकाद के लिए नहीं दे सकते। पहले शहरियों की जान माल की हिफाजत ज़रूरी है, इंतखाबात बाद में होते रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने इसमें से 2 बहाने इस ऑपरेशन के अंदर से निकाल लेगी। बाकी आज उसमें प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी लिखा गया था कि हमारे इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुनज़्ज़म कुछ हलकों की तरफ से, कुछ अनासर की तरफ से, उसकी भरपूर मजम्मत की गई है और उसके खिलाफ भी एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है। प्रेस रिलीज़ के अंदर उसका जिक्र नहीं है, लेकिन PTI के खिलाफ एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फैसले हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सख्त एक्शंस लेने हैं और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने देखा कि शहबाज गिल को बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, उनका नाम निकाले जाने के बावजूद स्टॉप लिस्ट में से। फिर उसके अलावा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईद के करीब या ईद के बाद परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है, और फिर जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं उनके बेटों की गिरफ्तारी भी ईद के आसपास जो है वो मुतवक्का है, काफ़ी ज़्यादा उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो एक क्रैकडाउन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क की शुरू हो रहा है। इमरान खान के खिलाफ भी इस्लामाबाद के अंदर बगावत का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें FIR इसलिए दर्ज हुई है कि उसमें इमरान खान ने DGC के खिलाफ जो उनके खिलाफ अलकावाज यूज़ किए थे, उन पर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो उन्हें मरवाना चाहते हैं। उन्होंने उसमें साइकोपैथ का और डर्टी हैरी का वर्ड यूज़ किया था। इस वजह से उनके खिलाफ FIR इस्लामाबाद में दर्ज कर ली गई है। बगावत का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया इस्लामाबाद के रमना थाने के अंदर। तो जिस वजह से इमरान खान ने आज ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है पाकिस्तान का कि डर्टी हैरी और साइकोपैथ जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है बगावत के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। अब नाज़रीन, तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हतमी गोल से, यानी कि एज वी स्पीक टुडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, लेकिन उनकी हिकमत अमली जो है, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही कि वो अपने हतमी गोल यानी इलेक्शन तक पहुँच जाएँ, इलेक्शन मुल्क में हो जाए। वो अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, और PMLN अपनी तमाम तर गैर मकबूलियत के बावजूद वो इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट के अंदर बैठी है, डंडा उनके हाथ में, और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूलियत है लेकिन कबूलियत साथ इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, वहाँ लड़ाई है उनकी। तो इसलिए देखें अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की चूँकि नून लीग के साथ, गवर्नमेंट के साथ मामला ठीक है, वो देखें आप बैठे हुए हुकूमत के अंदर, और उनका जो प्लान है, उनके जो डिज़ाइंस हैं, उनका तो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि इंतखाबात मुल्क के अंदर ना हो। तो अपनी सियासी बगा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वो कामयाब अभी तक जा रहे हैं, अभी तक उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। और अभी भी आज एज वी स्पीक टुडे जिस तरह जस्टिस आज अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट आया तहरीरी, उसने भी गवर्नमेंट के PMLN के मौक़िफ़ को ज़्यादा तक़वियत दी है, उनके केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ये ज़्यादा लीगल से ज़्यादा एक ये पॉलिटिकल उनकी तरफ से इसमें ज़्यादा जो है मामलात, ज़्यादा नुकात इसके अंदर शामिल थे कि जिससे PMLN की पॉलिटिकल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की पोजीशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है, धचका लगा है उनके आज के इस मौक़िफ़ से। अब जब हम आज सिचुएशन की बात कर रहे हैं नाज़रीन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोसों दूर खड़ी है अपने हतमी टारगेट यानी इंतखाबात से। उसके लिए शायद उन्हें अब अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी। तभी वो कह रहे हैं कि एक दिन इलेक्शन के लिए हमें अगर कोई आइनी अमेंडमेंट भी करनी पड़ती है, हुकूमत के साथ बैठ के हम वो भी करने को तैयार हैं, हम असम्बली के अंदर आने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए दावत दे।
अब गवर्नमेंट उसकी दावत दे नहीं रही, मुज़ाकरात की बातचीत की तरफ वो जाना नहीं चाह रही, चूँकि ज़ाहिर बातचीत अगर होती है, मामला आगे बढ़ते हैं तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा कि मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे जो पीएम को सपोर्ट नहीं करते, सूट नहीं करते। अब इसी सारे सिनेरियो के अंदर आज पीपल्स पार्टी ने एंट्री मारी है, बड़ी धमाका खेज किस्म की बड़ी धुआंधार एंट्री मारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप का जो इजलास हुआ उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसमें जो फैसले हुए हैं, एक फैसला तो ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके मामला को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, सियासी मामला को सियासी डायलॉग नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट में बैठे जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं, यानी जितनी भी इत्तेहादी जमातें, ऊपर इत्तेहाद के अंदर जमातें हैं, PMLN, JUI, ANP, दीगर जितनी जमातें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उन सब के साथ इंगेज किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम सियासी जमातों को रीच आउट करेगी और डायलॉग की एक फ़िज़ा पाकिस्तान के अंदर कायम करने की, डायलॉग की फ़िज़ा जो है एक पैदा करने की कोशिश करेगी, एक कंडूसिव एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश करेगी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात हों, बातचीत हो और मामला आगे बढ़े। तो ये एक खुशाइन चीज़ है, हौसला अफजा चीज़ है। अगर ऐसा होता है, पीपल्स पार्टी अगर इस मामले पर इनिशिएटिव लेती है, ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का काम है। वैसे भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीछे कुछ अर्से से सेंस कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरह, मामला जो है वो एमरजेंसी की तरफ या मार्शल लॉ की तरफ जा सकते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ने इस खतरे को सेंस करते हुए प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की बात की है, आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। देखें, जो भी इलेक्शन जीतता है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतती है, पीपल्स पार्टी जीतती है, नून लीग जीतती है, या मौलाना फजल रहमान साहब जीतते हैं, आज जो मुल्क का मसला है वो किसी के इक़्तिदार में आने या उसका रास्ता रोकना पाकिस्तान का मसला नहीं है। आज पाकिस्तान का मसला सियासी इस्तेहकाम, आज पाकिस्तान का मसला मुआशी मसाइल हैं, इनसे निकालना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अवलीन तरजीह है। आपको हुकूमत अगर आज नहीं मिलती, मियाँ साहब 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर दोबारा शायद आप इंतखाबात में आके दोबारा से खान साहब हुकूमत से निकल जाते हैं या कोई और पार्टी आती है वो निकल जाती है, फिर आपका चांस लग जाएगा। 90s में भी ऐसी होता रहा, 2-2 साल एक इलेक्शन में आप बिल्कुल 0 पे होते थे, अगले इलेक्शन में आप 17 सीटों के बाद उठ के आप 250 पे, 200 पे आप चले जाते थे। तो ये सियासत पाकिस्तान की ऐसी है, कोई यहाँ पे हरफ आखिर नहीं है। आज से 1 साल पहले इमरान खान गैर मकबूल थे, आप मकबूल थे, आज आप गैर मकबूल है, इमरान खान मकबूल है। साल के बाद इक्वेशन शायद फिर चेंज हो जाए पाकिस्तान के अंदर। पॉपुलैरिटी की बड़ी शॉर्ट टर्म होती है पॉपुलैरिटी, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इक्वेशन चेंज हो जाया करती है यहाँ पे। तो इतना दिल पे ना लें, आगे बढ़ें, इंतखाबात करवाएं, जो भी आपके साथ होता है आप मुल्क का भला देखें। इस वक्त अपना भला, ज़ाती फ़ायदा मत सोचें। शायद इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं अगर डायलॉग होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। और मुझे लग रहा है कि शायद अगर पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव लेती है, पुरानी जमात है, तो इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद, बेहतरी का इम्कान ज़ाहिर हो सकता है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी के मामला आजकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये फैसला होना, मुझे लग रहा है कि इस पर यकीनी तौर पर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल होगी। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर ये सोच रही है कि मामला अब सियासी डायलॉग की तरफ जाने चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत हौसला अफजा चीज़ है, जो कि टकराव से फ़ायदा किसी का नहीं है, नुकसान ही नुकसान, और ये नुकसान सबसे बड़ा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।